हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मेरे सभी प्यारे बच्चों का निशा पीसीएम एक्सपर्ट चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है। बच्चों, हम इस चैनल के माध्यम से सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 मैथमेटिक्स आर.एस. अग्रवाल की एक कंप्लीट सीरीज को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और मेरा टारगेट है मैं 6 to 10th ऑल बोर्डेड फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का स्टडी मटेरियल विथ लेक्चर वाइज प्रॉपर सीक्वेंस में आप लोगों को प्रोवाइड करूं। बच्चों, जो भी इस नए चैनल में नए बच्चे जुड़ते हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगी बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें, जिससे कि इस स्टडी मटेरियल से रिलेटेड कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और साथ में मुझे जहां तक लगता है कि सभी बच्चों के छोटे बड़े भाई, दोस्त, रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर्स जो भी 6 to 10th क्लास हैं उनके पास इस वीडियो को शेयर करें, जिसकी वजह से मैं जब सभी वीडियोस को अपलोड करूंगा वन बाय वन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 6 to 10th, जो भी बच्चा जिस क्लास का हो उसको ऑल इंडिया हर बच्चे को घर बैठे एक अच्छा लाभ मिल सके। ज्यादा समय ना लेते हुए हम लोग अपने आगे की चीजों को प्रोसीड करेंगे जो हमको आज पढ़ना है। बच्चों, पिछली वीडियोज में हम लोगों ने हाइट एंड डिस्टेंस के जो क्वेश्चंस थे उनको हम लोग करने की कोशिश कर रहे थे। उसका मैंने बेसिक बताया था कि हाइट एंड डिस्टेंस में किस प्रकार यूजेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिया जाता है और किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर बेस्ड कम क्वेश्चन होते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने 5-6 क्वेश्चन करने की कोशिश किया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ क्वेश्चंस कॉमन कैटेगरी के रहते हैं, वो किस तरह के होते हैं। तो जिन बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है पहले जाकर वो हाइट एंड डिस्टेंस का फर्स्ट पार्ट देखें और उसके बाद फिर यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो देखें, जिससे कि उनको सारी चीजें बहुत आसानी से समझ में आएंगे। आज का मेरा आर.एस. अग्रवाल की जो हाइट एंड डिस्टेंस है उस सीरीज का पहला वीडियो, मतलब मेरे में क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, 11 दे रखा है, हम लोग उसको पढ़ेंगे और देन उसको बाद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बोल रहा है कि टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड from a point P between them on the road. The angle of elevation of the top of one pole is 60 degree and the angle of depression from the top of another pole P is 30 degree. Find the height of each pole and distance of the point P from the poles. ये आप लोगों का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सवाल है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी बुक का हाइट एंड डिस्टेंस सीरीज का, उसको हम लोग करेंगे। तो मैं इसको कराने की कोशिश करता हूं। ये तो हमने पहले क्वेश्चन एक बार पढ़ लिया, अब उसकी मीनिंग को निकालते हुए पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसमें बोल रहा है कि दो पोल हैं ऑफ इक्वल हाइट के हैं, दोनों की हाइट सेम है, आर स्टैंडिंग खड़े हैं, कहां पे खड़े? अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट खड़े हैं, ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, एक रोड के इस पार खड़ा है, एक रोड के उस पार खड़ा है, दोनों अपोजिट साइड है। विच इज 80 मीटर वाइड, रोड है उसकी जो वाइड है, वाइड मतलब बच्चों विड्थ होता है, उसकी विड्थ 80 मीटर है। तो अगर हम लोग एक छोटी सी रोड बनाएं जिसको ये नाम दे कि ये हमारी रोड है 80 मीटर मेरे प्यारे बच्चों, और इसमें हम लोग दो पोल इक्वल हाइट के होंगे, आपके इलेक्ट्रिक पोल होंगे जो ही सेम हाइट के होते हैं। ये एक पोल है, एक हमारा ये पोल है, दोनों सेम पोल हमको लेना है, वो भी इक्वल हाइट का मेरे बच्चों लेना है। ध्यान से समझ लीजिएगा, मीन्स जितनी हाइट ऊपर फर्स्ट की है उतने सेकंड पोल की हाइट है। इसके बाद कह रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट P बिटवीन देम ऑन द रोड, यहाँ पे कहीं पे हमको एक पॉइंट P लेना है रोड पर,
उनके बीच में कहीं, बीच का मतलब 80 का मतलब नहीं 40 लेना है, ऐसा ना उसने कहीं मेंशन नहीं लिया कि मिड पॉइंट लेना है। इस 80 मीटर में आपका जहां कहीं पर भी मन हो उस पॉइंट पी को ले सकते हैं, लेकिन उसमें एक बात का ध्यान रखना है कि एक का एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप का, इस एक पोल के जो एंगल एलिवेशन टॉप का वो 60 डिग्री बनना चाहिए, और दूसरा का एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द अनदर पोल पॉइंट पी, और उसी जगह पर दूसरे पोल का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री बनना चाहिए। ये चीज आपको बच्चों ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक पॉइंट पी इस रोड पर आपको एक ऐसी जगह पे लेना है जहां से एक पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा कितना डिग्री बनना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा जो है 60 बनना चाहिए, और दूसरी जगह से दूसरे पोल का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 बनना चाहिए। बहुत ही प्यारा सवाल है। हम लोग कहीं पे यहाँ पे बीच में एक पॉइंट पी को कंसीडर कर लेते हैं और ये मानते हैं कि ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है पी पर, पी ही हमारा मेरे प्यारे बच्चों ऑब्जर्वर है, ठीक है। इस पोल के लिए जिसका हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन मेंशन कर रहे हैं, जिसकी वैल्यू बताओ कितना इसने दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है, और दूसरे के केस में एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो ऑब्जर्वर कहीं यहाँ पर बैठा है पोल के ऊपर, कोई होगा दूसरा ऑब्जर्वर या सेम हो सकता है, हमें नहीं पता है, लेकिन इसी पॉइंट पी का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये जो बनेगा, मैंने बताया था एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनता है आप लोगों को, तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन मेरे बच्चों बनेगा वो कह रहा है बताओ कितना डिग्री बनेगा, 30 डिग्री बनेगा। ये हमारा 30 डिग्री है। इसको हमने बताया था कि जेड शेप बनता है, अल्टरनेट एंगल होते हैं जिसकी वजह से दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं। ये एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा इक्वल होते हैं। ये मेरा 30 डिग्री है। तो आपसे कह रहा है कि एग्जैक्ट में बताओ कि इस पॉइंट पी से ये पोल, अगर मैं इसको ए बी नाम दूं मेरे बच्चों, इसको क्या नाम दूं, ए बी फर्स्ट पोल को, दूसरे पोल को मैं सी डी नाम दूं, जिनकी दोनों की ही हाइट आपस में इक्वल है, तो हमको पॉइंट पी से बी की, पॉइंट पी से डी की, और ए बी और सी डी इन सारी चीजों की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। तो आप समझ पा गए होंगे कि पोल की जो हाइट चाहिए और ये डिस्टेंस चाहिए कि ये जो पोल है वो पॉइंट पी से कितनी डिस्टेंस पर है, राइट। चलिए हम लोग इसको करने की कोशिश करते हैं। बहुत ही प्यारा सवाल है। जो हमें चाहिए तो उसको लेट करना पड़ेगा। तो हम कहेंगे कि जो पोल की हाइट है, जनरली हाइट का सिंबल एच हम लोग लेते हैं, आप एक्स वाई कुछ भी ले सकते हैं, कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। एस से हाइट होता है इसलिए एच लेते हैं, क्योंकि दोनों पोल सेम हाइट के हैं तो दोनों की हाइट हम लोग सेम लेने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों ये डिस्टेंस हमको एग्जैक्ट में पता नहीं है कि 80 तो टोटल है कि 60 है, 20 है, 40 है, 40, 50 है, 30, कोई जानकारी नहीं है। तो यहाँ भी हमको एक वेरिएबल कंसीडर करना पड़ेगा। अब बताओ अगर मैं किसी एक पार्ट को मान लूं, जैसे मैंने कहा कि आप लेट कर लो यहाँ के लिए कि जो बीपी है उसकी वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों बताओ कितना लेट कर लो, एक्स लेट कर लो। बीपी की वैल्यू कितना लेट कर लो, एक्स लेट कर लो। तो अब बताओ पीडी की वैल्यू तुम बता पाओगे कि कितना हो जाएगी, क्योंकि बीपी की वैल्यू अगर एक्स है और पूरा बीडी मेरा 80 मीटर है, तो आप कहोगे कि सर जो पीडी हो जाएगा उसकी वैल्यू आप आंख बंद करके लिख दीजिए 80 माइनस एक्स। बताओ कहोगे कि नहीं कहोगे, क्यों? क्योंकि तभी इन दोनों को प्लस करने पर हमारी वैल्यू पूरी बीडी कितना हो पाएगी, 80 मीटर हो पाएगी। ठीक है। जिन बच्चों को नहीं समझ में आता वो ऐसे समझे कि अगर हमने एक बीपी को एक्स लेट किया है, हमें पीडी फाइंड आउट करना है, तो आप कहोगे कि सर जो हमारा बीडी होगा उसकी वैल्यू होगी बीपी और प्लस एक पार्ट पीडी होगी कि नहीं होगी? अब तो ये समझ में आ रहा होगा बीडी इज इक्वल टू बीपी प्लस पीडी। बीडी हमारा 80 है, हमने बीपी को एक्स माना है, पीडी हमको फाइंड आउट करना है। तो जब अगर हमें पीडी चाहिए तो हम इसको इधर भेज देंगे, बताओ कितना हो जाएगा, 80 माइनस एक्स हो जाएगी। तो ये जो वैल्यू है पीडी बताओ 80 माइनस एक्स हो जाएगी। अब बच्चे समझ गए होंगे कि सर हमको अगर निकालना है इनकी वैल्यूज को, तो हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं, हम लोग तुरंत कैलकुलेट कर देंगे। बताओ कौन कौन सा बन रहा है, एक ए बी पी बन रहा है और एक हमारा डी सी पी बन रहा है, तो दो बन रहे हैं। तो अगर ए बी पी की बात करें तो यहाँ देखो 60 है, ये परपेंडिकुलर दे रखा है, ये बेस दे रखा है, तो हम लोग बच्चों क्या लगा देंगे, tan 60 लगा देंगे, जिसमें
परपेंडिकुलर की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, ए बी हो जाएगी। नीचे बेस की वैल्यू कितना हो जाएगी बच्चों, बीपी हो जाएगी। अब tan 60 की वैल्यू बताओ कितना होती है, √3, और ए बी इसने कितना दे रखा है, एच दे रखा है, बीपी कितना दे रखा है, एक्स दे रखा है। तो थोड़ा सा अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके क्रॉस इनटू करें तो आप कहोगे कि सर एच की वैल्यू हो जाएगी √3 टाइम्स एक्स, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर हम लोग दूसरा जो ट्राइंगल था उसको हम लोग लेने की कंसीडर करें जिसका नाम है पीसीडी या डीसीपी, आप कुछ भी कह सकते हो, तो यहाँ पे भी 30 की कोरस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर और बेस दिया है। तो आप कहोगे कि सर अगर मैं tan 30 लेने की कोशिश करूंगा तो परपेंडिकुलर तो सर h हो जाएगा, लेकिन बेस मेरा कितना हो जाएगा, 80 माइनस x हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब tan 30 की वैल्यू बच्चों जनरली 1/√3 होती है, इसलिए मैंने कल भी रिमाइंड कराया था, सम पर्टिकुलर एंगल्स में भी बताया था कि किस चीज की मुझे ज्यादा जरूरत है और किस चीज की मुझे कम जरूरत है। तो जो ज्यादा नीड है वो चीज आपको बिल्कुल फिक्स याद होना चाहिए, और h/80 माइनस एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब बताओ अगर मैं h√3 तो मतलब क्रॉस इनटू करने की कोशिश करूं तो आप कहोगे सर √3h की वैल्यू हो जाएगी 80 माइनस एक्स हो जाएगी। अब इसके बाद बताओ यहाँ से दो ये चीजें हैं दिख रही हैं सामने मेरे बच्चों को, तो अगर आपको बताओ मुझको x चाहिए या h चाहिए तो दोनों एक में होना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा यहाँ से जो h की वैल्यू √3x है उसको इसमें पुट कर सकता हूँ कि नहीं पुट कर सकता हूँ। यस हम लोग पुट कर सकते हैं फार साल में, √3h की जगह √3x रख दीजिए जहां जहां भी हो 80 माइनस एक्स। आप कहोगे कि सर √3 इंटू √3 आप शुरू से बता रहे हैं दोनों रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बताओ कितना हो जाएगा, 3h इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। तो इसके लिए हम लोग सॉरी 3h नहीं मेरे प्यारे बच्चों 3x हो जाएगा, क्योंकि x है ना, ये देखिए 3x हो जाएगा। अगर हम लोग इसको इधर लेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, इज इक्वल टू 80 हो जाएगा, तो 4x इज इक्वल टू 80 हो जाएगा। बताओ x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगा। 20 क्या था मेरे बच्चों, मीटर था, तो हम लोग यूनिट मीटर लिख देंगे। अब इसके बाद आप कहोगे कि सर जो बीपी था जहां 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था वो पी से तो पोल 20 मीटर की डिस्टेंस पर है, लेकिन जो डी वाला है अगर उसको चाहिए हमको, क्योंकि वो भी पूछा है पीडी, तो बताओ कितना हो जाएगा 80 माइनस 20, तो आप कहोगे कि सर कितना मीटर हो जाएगा, 60 मीटर हो जाएगा। और यदि हमको हाइट भी चाहिए तो हाइट हमारी कितनी थी, √3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, हाइट ऑफ द पोल की बात, क्योंकि सारी वैल्यू हमको चाहिए था, तो आप कहोगे कि सर √3 इंटू एक्स था, तो एक्स की वैल्यू आप कुछ भी रख दीजिए, जो निकली है आपकी 20, तो बताओ कितना आ जाएगा 20√3 मीटर। आप देख पा रहे होंगे कि किसी भी जो ये क्वेश्चन है उसको हम लोग कितना इजी स्टेप में इतना आसान तरीके से कर पाएंगे। मुझे बस आप लोगों से एक सपोर्ट चाहिए कि आपको जो भी वीडियोस में कमियां समझ में आ रही हो, कोई पढ़ाने का स्टेप आपको लग रहा है और डिफिकल्ट है, आप यकीन करिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाँ ये चीज आपकी फास्ट है, ये चीज आपकी स्लो है, उसको मैं सुधार कर दूंगा। एक बार मेरे वीडियो देखने के बाद कोई भी चैप्टर मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि कभी भी आपको भूल नहीं सकता, लाइफ टाइम नहीं भूल सकता है, और जितना इजी हो सकता है उतना मैंने पढ़ाने की कोशिश की है इन वीडियोज में। नंबर 11 के बाद बहुत ही प्यारा सवाल, इसके बाद हम लोग एक नंबर 12 लेने की कोशिश करेंगे आपके लिए अपने हाइट एंड डिस्टेंस के चैप्टर में। जैसे कि यहाँ पे दिख रखा है, मैं पढ़ूंगा, सेम टाइप का ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा कुछ स्पेशल है, जैसे हम लोग देखेंगे किस तरह से इससे वो क्वेश्चन डिफरेंट है, डिफिकल्ट नहीं है सॉरी डिफरेंट है। तो नंबर 12 जो क्वेश्चन है हम लोग पढ़ते हैं, 2 men are on opposite side of the tower, they measure the angle of elevation of the top of the tower as 30 degree and 45 degree respectively. If the height of tower is 50 meter, then find the distance between two men. ये हमारा क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन नंबर 12 आर.एस. अग्रवाल का हाइट एंड डिस्टेंस का हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। इन क्वेश्चंस को कितना आसान तरीके से कर सकते हैं समझते हुए, हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 12 करने की कोशिश करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, बहुत जल्द। चलिए अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को और करने की कोशिश करते हैं। इसमें बोल रहा है कि 2 men are on opposite side of the tower। देखिए कह रहा है 2 आदमी है एक टावर के अपोजिट साइड है, ठीक है।
They measure the angle of elevation of the top of the tower 30 degree and 45 degree respectively. अब बताओ, अगर एक ये टावर कहीं पे गड़ा रहेगा तो इसका मतलब एक इधर साइड कहीं होगा, एक इधर साइड होगा, तभी तो इनको आप अपोजिट साइड बताओ, कहोगे कि नहीं कहोगे? तो जो दो मेन है, टू मेन है, वो एक टावर के, ये मेरा टावर है मेरे बच्चों, एक पर्सन ये है, एक मैन ये है मेरे लिए आपको समझाने के लिए, एक ये मैन मेरा ये है सेकंड वाला। तो जो दो मैन है वो टावर के मैंने अपोजिट साइड बना दिया है, ठीक है। कह रहा है दे मेजर द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर। एक टावर के टॉप का, ये टावर का टॉप होगा कि नहीं होगा, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 मेजर करता है, तो भाई 30 बना दो, 30 बना दो। और दूसरा जो मेन है वो एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री मेजर करता है, इसका हम लोग बना देंगे 45 डिग्री। ठीक है। कह रहा है इफ द हाइट ऑफ टावर इज 50 मीटर, ये टावर है, इसकी ये हाइट होगी, बताओ बच्चों कितना होगी, 50 मीटर होगी। तो कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू मेन, इन दोनों मेन के बीच की डिस्टेंस बताना है हमको। अच्छा, एक बात इसने इसमें नहीं लिखा है, वो लिखना चाहिए था इसको, कि फर्स्ट मेन टावर का बेस और सेकंड में तीनों एक ही लाइन, स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं, ये चीज इसको लिखना चाहिए, लेकिन इसने लिखा नहीं है। ठीक है, कई जगह बुक में दे देता है, जैसे आपने देखा था कि काइट वाला क्वेश्चन था, उसमें साफ लिख दिया था कि इसमें कोई स्लैटनेस नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो आपको ये चीज लेट करना पड़ेगा कि ये BPD, फर्स्ट में टावर का फुट और सेकंड में तीनों एक स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं। अगर किसी ने कहा सर एक मैं यहाँ लेता हूँ, दूसरा आदमी मैं यहाँ लेता हूँ, तब कभी भी इस मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। चलिए, इसके बाद बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, हम लोगों को फर्स्ट मैन से सेकंड मैन के बीच की डिस्टेंस फाइंड करना है। आवर टारगेट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ BD। तो बताओ BD चाहिए, तो आप कहोगे कि सर हम लोग इसको निकाल लें और हम लोग इसको निकाल लें और दोनों को बताओ क्या कर दें, प्लस कर दें, वही तो BD हो जाएगी। पहले मैन से दूसरे मैन के बीच की डिस्टेंस मींस x प्लस वाई की वैल्यू ही तो हमारी BD दिख रही है कि नहीं दिख रही। अब इसके बाद हम लोग अगर दो राइट एंगल ट्राइंगल, जैसे पहले से आपको दिख रहे होंगे, बढ़िया से दिख रहा है 90 डिग्री आप लोगों के सामने, शायद ये वाला एंगल था, हम लोगों ने हाइट को मार कर दिया, क्या इसको थोड़ा रफ कर देते हैं, ये हमारा है 90 डिग्री का। ठीक है, तो आप कहोगे कि सर बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, APB एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लीजिए और इसमें वही सेम चीज 30 के लिए परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो आप tan 30 लगा दीजिए, तो परपेंडिकुलर बताओ कितना हो जाएगा हमारा AP, बेस कितना हो जाएगा हमारा BP, और AP की वैल्यू आप कहोगे कि सर 50 है, BP की वैल्यू x है, और tan 30 की वैल्यू बताओ कितना दे रखा है, 1/√3 दे रखा है। मतलब ये आपको पता होना चाहिए, दे नहीं रखा है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से, मैंने इसलिए पहले ही डिस्कस कर दिया है। इसका अगर आप क्लास इनटू कर दोगे तो x की वैल्यू बताओ कितना आ जाएगा, 50√3 मीटर आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। दूसरे पार्ट में जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है APD, अगर उसको सॉल्व करें तो बताओ कितना हो जाएगा, आप कहोगे कि सर tan 45 डिग्री हो जाएगा, और tan 45 की वैल्यू परपेंडिकुलर AP अपॉन बेस, आप कहोगे कि सर PD हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 होती है, AP की वैल्यू हमारा 50 है, PD की वैल्यू हमारा Y है। ये मैंने बताया भी था, आपको याद होगा कि जब 45 डिग्री का स्पेशल केस होता है तो ये दोनों की वैल्यू परपेंडिकुलर बेस आपस में इक्वल होते हैं। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन के सॉल्व करने के लिए टाइम कम बचता है, ये इसी प्रकार हम लोग टाइम बचाते हैं, इतना स्टेप हमें लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमको BD चाहिए, सॉरी BD की वैल्यू क्या है, आप कह रहे हो सर x प्लस वाई है, x की वैल्यू 50√3 निकली, प्लस y की वैल्यू आपकी 50 मिली, दोनों को सम कर दो, अरेंज करना चाहते हो तो 50 कॉमन ले लो भाई, √3 + 1 मीटर, दैट इज योर फाइनल आंसर। आप देखेंगे इन क्वेश्चंस को कितना इजी स्टेप में हम लोग कर पा रहे हैं, आप देख रहे होंगे, जो भी बच्चे देखेंगे बहुत ही उनको ये वीडियो बेनिफिशियल होने वाले हैं। इसके बाद शायद अगला क्वेश्चन सेम है, नंबर 13, इसलिए मैं इसको छोड़ूंगा।
एक नंबर आपका 14 आपको ले लेता हूं, बहुत ही प्यारा सवाल है। नंबर 14 नंबर इस बुक का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मेरा सबसे प्यारा सवाल है नंबर 14। इसको मैं बहुत ही अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा। एक तो ज्योमेट्री के मेथड से बताऊंगा इसी क्वेश्चन को, और दूसरा तरीका होगा इस क्वेश्चन को नंबर 14 को मैं जो ये हाइट एंड डिस्टेंस का रेशियो का तरीका है उसके हिसाब से बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 14 जो आपके आर.एस. अग्रवाल मैथ्स बुक का है, जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। नंबर 14 हम लोग पढ़ते हैं और उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों के लिए ये रहा, इसने दे रखा है एक स्ट्रेट हाईवे लीड्स to the foot of a tower. A man standing on the top of the tower see a car at an angle of depression 30 degree which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. ये तो मैंने ओरली क्वेश्चन को पढ़ा, अब मैं इसकी एक एक मीनिंग बताते हुए आप लोगों के सामने इस क्वेश्चन को बच्चों डिस्कस करूंगा। ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। भाई कहीं हाईवे होता है सीधा सा, उसमें कहीं पे आप जैसे क्या है कि रोड पे चल रहे हो, आपको कहीं थोड़ी दूर पर टावर दिखाई दे रहा है, तो उसके वही केस है कि आप समझ पाओगे कि मैं इस स्पीड से चलूं, इस एंगल से कोई बंदा वहां देख रहा है कि कोई कार उसकी तरफ आ रही है, तो क्या होगा कि कभी एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ होगा, डिप्रेशन कुछ होगा। तो कुछ उसी तरह का केस है कि एक स्ट्रेट हाईवे में है, वहां पर क्या है कि आपका जैसे हम लोग ऐसे समझे कि आपका टावर यहाँ पे है, ये टावर है आपका और ये आपका हाईवे है बड़ा सा, और कोई बंदा है यहाँ पे बैठा हुआ देख रहा है और यहाँ पे ये कार आपकी चल रही है, ये कार है, ये वो मैन है जो उस चीज को ऑब्जर्व कर रहा है, और टावर के टॉप पर ये आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, टावर है। ठीक है, अब ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। A man is standing on the top of the tower, observe a car angle of depression of 30 degree। तो जो आदमी है वो देख पा रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको लेने की कोशिश करें तो आप लोग ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। एक फैक्ट को मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा, जैसे कि उसके बाद ही इस क्वेश्चन को लेके चलूंगा, क्योंकि मैंने देखा कि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। अब यहाँ पे दो एंगल है, एक 30 डिग्री एक 60 डिग्री। अब माय क्वेश्चन इज द कि 30 किसको लेंगे 60 किसको लेंगे। ठीक है, तो पहले तो मैं जनरली बता दूं, इसके हिसाब से मैन वहां है, कार यहाँ है, तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री देख रहा है, तो आपका ये एंगल ऑफ डिप्रेशन ये बनेगा 30 डिग्री। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो हमारी कार है वो टावर के बेस की तरफ बढ़ रही है, जो कार है वो टावर के बेस की तरफ जा रही है, तो हम इधर की तरफ मूव कर रहे हैं। कभी कभी हम लोग रिवर्स में मूव करते हैं, तब उस समय आपके जो एंगल्स हैं वो आपके यहाँ पे गलत मार्क नहीं होना चाहिए कि पता लगा 30 इधर हो गया, 60 इधर हो गया, 60 इधर हो गया, 30 इधर हो गया। इस चीज को मैं अभी दूर करता हूँ आप लोगों के सामने, बिल्कुल कंक्लूजन। तो आप कहोगे कि सर ये जेड बन चुका है तो आप इसको 30 डिग्री मार्क कर दीजिए, तो हमने 30 डिग्री लिख दिया, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल होते हैं। तो ये कार है, 30 डिग्री के एंगल ऑफ डिप्रेशन उसने देखा, और ये टावर के जो है बेस की तरफ, फुट की तरफ, ये जो टावर का कह रहा फुट है, फुट इसकी तरफ अप्रोच कर रही है, जा रही है यूनिफॉर्म स्पीड से। ठीक है, स्पीड आपकी यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब आप समझ रहे होंगे कि आप 30 की स्पीड है तो 30 की स्पीड से कार को चलाना है। 6 सेकंड लेटर, जब थोड़ा सा टाइम का गैप हुआ, कितने का गैप हुआ बताओ, यहाँ पे थी और हमने देखा कि इतनी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में मान लीजिए उसको कितना लिखा, 6 सेकंड लगा। 6 सेकंड में वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो आपका आंसर होगा यस सर ट्रेवल करेगी। तो उस समय उन्होंने देखा कि जो इसी आदमी ने देखा कि यही कार थी, और इसका अब एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 की जगह उसको कितना दिखाई दे गया, 60 डिग्री दिखाई दे गया। बताओ कितना दिखाई दे गया, 60 डिग्री दिखाई दे गया। तो कह रहा है कि आपको वो टाइम को बताना है बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अगर इस पॉइंट से
यहां तक अगर आपको कार को लेके चलना है, सेम कार को, तो आपको कितना टाइम लगाना है, इस टाइम को आपको बताना है। ध्यान से समझ लीजिएगा। क्वेश्चन है कि अगर आपकी जो कार है वो यहां से फाइंड द, क्या क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार। आपको टाइम बताना है कार के द्वारा जो कि लिया जाएगा वो कितना टाइम होगा, ठीक है। और इस फुट ऑफ द टावर तक वो कार पहुंच सके। ये आपके सामने क्या है, हमारा क्वेश्चन है। एक स्ट्रेट पर एक टावर खड़ा है, एक आदमी है, एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग द टावर यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। 6 सेकंड बाद उसने देखा कि जो कार की स्पीड है वो यूनिफॉर्म है और इसके बाद वो 60 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया, तो टाइम हमको बताना है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, है ना, कि हम लोग किस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग प्रोसीड करेंगे, आप लोग ध्यान से सुन सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे कि आपके पास यहाँ पे दो एंगल आए हुए हैं, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। तो देखिए, अगर आप लोगों ने सिंपल सी बात, एक तो थ्योरम पढ़ा होगा ट्राइंगल के केस में, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, मोस्टली जहां तक मुझे लगता है। तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम का मतलब शायद आप लोगों को बच्चे पता होगा कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो किसी भी ट्राइंगल का बाहरी एंगल होता है। जैसे हमने ये एक ट्राइंगल बनाया कोई भी, इस एंगल का जो इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल ये भी होगा, इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल ये भी होगा और इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल ये भी होगा। ये तीनों एक्सटीरियर एंगल हैं, ठीक है। और जो ये एक्सटीरियर एंगल होता है उसके साथ जो एडजेसेंट एंगल लगा है उसको छोड़ दे तो वो इन दोनों के सम के इक्वल होता है। आप लोगों ने शायद, मुझे पूरी उम्मीद है कि अपने लोअर क्लासेज में जरूर इसके बारे में पढ़ा होगा। तो अगर हम लोग जैसे ये एक्सटीरियर एंगल ACD की बात करें, ACD एक्सटीरियर एंगल है आपका, उसकी वैल्यू होती है वो इन दोनों के इक्वल होती है कि नहीं होती? आप लोगों ने जरूर इस बारे में पढ़ा होगा। CBA प्लस बताओ क्या होती है, BAC। ये मैं बताना चाहता हूँ, जिसकी वजह से जैसे आप देख पा रहे होंगे कि अगर मैं इसका नाम दूं ऊपर A, इसको B, इसको C, इसको D, तो जो हमारा ट्राइंगल ACB है, ध्यान से देखिएगा, या ABC है, मैं थोड़ा सा लाइन चलाऊं तो ये ABC है, उसका ये एक्सटीरियर एंगल है। और जब एक्सटीरियर एंगल है और वो इन दोनों के सम के इक्वल होता है, प्लस करने पर इक्वल होता है, मतलब इसकी वैल्यू के और इसकी वैल्यू के, ध्यान से सुनिएगा, जिसमें डबल क्रॉस लगा हुआ है, डबल मार्क मैंने एंगल किया है, इन दोनों के प्लस के इक्वल होता है मेरे प्यारे बच्चों। कौन सा एंगल इक्वल होता है? तो आपका आंसर होगा एक्सटीरियर एंगल, ये वाला। तो हमेशा ये एंगल जो बाहर रहेगा वो इससे बड़ा रहेगा। तो आपका कभी भी गलती से, मैं ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा डायग्राम नहीं बनना चाहिए कि ना समझ में बन जाए, इसको आप 30 कर दो, इसको आप 60 कर दो, कभी भी ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि ये बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल है जो हमेशा इस वाले से बड़ा ही आएगा, हमेशा इसकी वैल्यू बड़ी होती है, क्योंकि ये वाला इन दोनों के सम के इक्वल होता है, ये अकेले में ही छोटा पड़ रहा है। तो कभी भी ये चीज को आपको ध्यान रखना है। तो मुझे उम्मीद है कि अगर ये जो 60 है वो इन दोनों के प्लस के इक्वल हो रहा है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तो उस केस में ये 60 है, तो अगर ये 30 है तो आप कहोगे कि सर ये भी 30 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? क्योंकि जो ACD की वैल्यू है वो हमारे इन दोनों के सम के इक्वल है। ये 60 है, ये 30 है, तो 60 से 30 माइनस कर दोगे तो 30 हो जाएगा। अब आप देख पा रहे होंगे, शायद अच्छे से आप इस चीज को नोटिस करें कि ये जो हमारा ABC है उसके दो एंगल बराबर हो गए ट्राइंगल के, ये हमारा 30 है और ये भी हमारा 30 है। और शायद मुझे लगता है कल ही हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था कि जब कभी भी एक ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल होते हैं तो, या दो साइड इक्वल होती हैं, तो उन्हें आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे एंगल इक्वल है तो हम लोग कैसे जान पाएंगे कि कौन कौन साइड इक्वल हम करेंगे? तो उनके सामने की साइड, जैसे 30 है तो इसके सामने की साइड ये है, ये 30 है तो इसके सामने की साइड ये है, तो हम इसको और इसको समझने की कोशिश करेंगे। जिस जो एंगल है उसके सामने आपको एक एरो मार्क लगा
लगा देना है और वो दो साइड इक्वल होंगी। और हाँ, इसका रिवर्स, अगर ये दो साइड इक्वल होंगे तो इनके सामने सामने के एंगल इक्वल होंगे मेरे प्यारे बच्चों। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस केस में आपका जो BC है और जो आपका AC है, दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल होगी। क्या होगी? BC और AC दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल होगी। ये बात आप ध्यान से समझ लीजिए। अब BC डिस्टेंस को ट्रेवल करने में उसको 6 सेकंड का टाइम लगता है। मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन कह रहा है कि इस BC को ट्रेवल करने में उसको 6 सेकंड को लग रहा है, टाइम लग रहा है। तो उसी हिसाब से हमको CD को बताना है कि इसको ट्रेवल करने में उसको कितना टाइम लगेगा। यो आपका यही क्वेश्चन है कि जो CD डिस्टेंस है उसको ट्रेवल करने में जो हमारा कार है उसको कितना टाइम लगेगा। हम इसको कैसे निकालेंगे? तो आपका क्वेश्चन होगा कि सर जितना ये BC डिस्टेंस होगी, अगर हम लोग ने इसको x मीटर या किलोमीटर माना तो वही सेम डिस्टेंस सर हमारी क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? CD होगी। क्योंकि हम लोगों ने इस बात को दिखा दिया। अभी मैं लिखना सिखा दूंगा इस चीज के बारे में, पहले आप समझ लीजिए कि जो BCA है वो हमारा कैसा ट्राइंगल होगा? आइसोस्केलस, जिसमें BC की वैल्यू और AC की वैल्यू इक्वल है। राइट। अब आपको इस क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे कि हमको BC और जो है AC इक्वल हो गई, तो हमें CD निकालना है। अब ये वाले राइट, जो ये हमारा ट्राइंगल था BAC आइसोसेलेस, इसका काम खत्म होता हुआ इसका सिर्फ इतना ही मतलब बताना था कि जो BC की लेंथ और AC की लेंथ आपस में इक्वल हो रही है। अगर अब हम लोग ट्राइंगल ACD की बात करें आप लोगों के सामने, तो आप देख पाओगे कि ACD में हमको AC x पता चली और उसके रेस्पेक्ट में हमें CD कैलकुलेट करना है कि इसको ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा। तो अगर आप CD को देखें तो इस 60 के लिए टावर तो हमारा परपेंडिकुलर ही है, नीचे ये वाला हमारा बेस है और ये हमारा बताओ क्या हाइपोटेनस है। तो आप कहोगे कि सर 60 के लिए जो हमें निकालना है CD डिस्टेंस को, उसके रेस्पेक्ट में AC पता चला कि x आ रहा है, तो हमारा बेस दिया है, हाइपोटेनस दिया है, आप सर cos 60 लगा दीजिए जो कि बेस हाइपोटेनस का रिलेशन होता है। तो बेस की वैल्यू CD है, हमें पता नहीं है, और हाइपोटेनस AC है, तो cos 60 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। और हमारी जो CD है उसकी वैल्यू हमें पता चाहिए, तो उसकी वैल्यू हम लोगों ने x निकाला है, सॉरी उसको हम लोगों ने x निकालना है, ये x हो जाएगी। और जो AC है बताओ हमारी वो कितना निकल के आई है? 6। AC सॉरी उल्टा हम लोग शायद कर रहे हैं। CD हमारा जो है वो हमको फाइंड आउट करना है मेरे प्यारे बच्चों, और AC हमारी x निकलेगी। ठीक है, x मीटर लेना चाहते हो तो x मीटर ले लो। अगर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आप इसको पा पाओगे। देखिए ध्यान से समझने की कि जो हमारा मेरे प्यारे बच्चों जो हमारा CD है उसकी वैल्यू बताओ कितना निकल के आएगी। तो आप कितना मीटर गुणा कर दीजिए 2CD बराबर x, तो CD की वैल्यू x/2। ठीक है, क्या हो जाएगी? मीटर है तो मीटर ले लेंगे। अब आप ध्यान से समझिए, BC x मीटर था, उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में उसको 6 सेकंड लगता है। ध्यान से समझिएगा, जो BC है उसकी वैल्यू x मीटर है और इसको ट्रेवल करने में कार को उसने कितना दे रखा है टाइम? 6 सेकंड। मेरे प्यारे बच्चों, अब तुम्हारी डिस्टेंस जो CD है वो कितना निकल के आई है? x/2। तो अगर किसी भी बच्चे से पूछा जाए कि बेटा बताओ x मीटर बाई 2 मीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करने में उसको कितना सेकंड लगेगा, आधी डिस्टेंस को, उसका आंसर होगा सर आंख बंद करके आप लिख दीजिए कितना? 3 सेकंड। आप देख पा रहे हैं कि जो कार है वो टावर के फुट तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा? 3 सेकंड का टाइम लगेगा, अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है। आपने देखा कि हम लोगों ने किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश किया, एक ज्योमेट्री के मेथड से, जहां पे हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का बहुत ही कम यूज लिया। ये मेरा इस क्वेश्चन का फर्स्ट टाइप का सॉल्यूशन है। जिन भी बच्चों को अगर ये चीजें डिफिकल्ट लगती हैं तो वो थोड़ा सा वीडियो को 1 बार 2 बार रिपीट करके देखेगा, और मैं गारंटी देता हूं कि जितने भी मन में क्वेश्चन होते हैं मैं खुद से निकाल के खुद से समझा देता हूं। तो ये वीडियो एकदम से बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगी। इसी का मैं एक सेकंड सलूशन भी बताने की कोशिश करूंगा इसी क्वेश्चन का। ये तो पहले टाइप से 3 सेकंड निकल के आया, हम लोग दूसरे तरीके से पूरी तरह से ज्योमेट्री का यूज नहीं करेंगे, हम लोग सीधा सीधा ट्रिग्नोमेट्री का ही यूज करेंगे और उस हिसाब से अपने टाइम को निकालेंगे
कि जो हमारा टाइम है वो कितना निकल कर आएगा। ध्यान से आप समझिएगा। सेम क्वेश्चन है, ये हमारा 30 था, इसको हम लोग रफ कर देते हैं जो निकाले थे, ठीक है, और बाकी सब कुछ आपके सामने ही है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये हमारा बी था, ठीक है, इसके सॉल्विंग की। तो हम लोगों को BC x मीटर माना है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग CD आपको y मीटर मानना पड़ेगा, और कुछ टावर की हाइट भी लेना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ टावर की हाइट होगी तो हम उसको h मीटर ले लेते हैं। अब हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। एक हमारा ACD है, एक हमारा ABD है। तो अगर हम लोग ABD लेने की कोशिश करें तो आप कहोगे कि सर उसके कोरस्पॉन्डिंग इस 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर है, ये पूरा नीचे बेस है, तो हम लोग tan 30 ही लेंगे। परपेंडिकुलर बताओ कितना हो जाएगा हमारा, AD हो जाएगा। बेस हमारा कितना हो जाएगा, BD हो जाएगा। तो AD हमारा H है और BD हमारा कितना हो जाएगा, x प्लस y हो जाएगा। तो आपका आंसर होगा कि सर tan 30 की वैल्यू 1/√3 हो जाएगी, इज इक्वल टू h/x प्लस y हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा x प्लस वाई की वैल्यू निकालेंगे तो √3 टाइम्स h आ जाएगी। और तो कुछ इसमें पता नहीं तो कुछ निकल नहीं पाएगा, तो इसको यहीं छोड़ दीजिए आप। इसके बाद अगर मैं tan 60 लगाऊं दूसरे में ACD में, क्यों, क्योंकि भाई हमें परपेंडिकुलर और बेस ही पता है। तो tan 60 आपका हो जाएगा, परपेंडिकुलर हमारा AD हो जाएगा फिर से, और जो मेरा बेस हो जाएगा बच्चों वो CD हो जाएगा, ये H हो जाएगा, और ये नीचे क्या हो जाएगा, Y हो जाएगा। तो tan 60 की वैल्यू बताओ कितना हो जाएगी, √3 हो जाएगी, इज इक्वल टू h/y हो जाएगा। तो अगर आप क्रॉस इंटू करो तो h की वैल्यू बताओ कितना हो जाएगी, √3 टाइम्स y, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे हमको ध्यान से समझना है, जो चीजें कंपेयर करना है वो x और y में करना है, कि x मीटर को अगर ट्रेवल करने में कार को 6 सेकेंड लगती है जो टाइम, तो y मीटर को ट्रेवल करने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो इस वजह से हमें h को यहाँ एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि h की हमारी कोई भी नीड नहीं है। इसको एलिमिनेट करने के लिए मेरे बच्चों क्या करना है कि जो h यहाँ निकला है उसको यहाँ पुट कर देना है। तो आप कहोगे कि सर x प्लस वाई इज इक्वल टू h की h √3 है, तो √3 इंटू h की जगह हो जाएगा √3y। तो आप देख पाओगे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू बताओ कितना हो जाएगा, 3y। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 2y। तो आप देख पा रहे हैं कि x की वैल्यू कितना निकल के आ गई आपको, 2y। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, जहां से आप देख पा रहे होंगे कि x इज इक्वल टू अगर 2y निकल के आया, इसका मतलब कि अगर आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें कि जो y होगी, क्योंकि आपको CD चाहिए कि कितना टाइम लगेगा, उसकी वैल्यू अगेन क्या आ गई, x/2 आ गई। फिर वही क्वेश्चन है कि अगर हमको x मीटर ट्रेवल करने में जो कि BC है 6 सेकेंड लगता है, जो कि BC है x मीटर है, उसको ट्रेवल करने में 6 सेकेंड लगता है। आपसे CD पूछा है जिसकी वैल्यू आप लोगों ने निकाला y, और जिसकी वैल्यू आई y x का हाफ आई, तो बताओ उसको ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, 3 सेकेंड। ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हेल्प से एग्जैक्ट सोल्यूशन है। मुझे उम्मीद है कि जो आपको सोल्यूशन इसमें से समझ में आएगा उस क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाएंगे। सेम क्वेश्चन यहाँ पे कार का दे रखा है, यही सेम क्वेश्चन कई बुक्स में बोर्ड पर मिलता है कि कोई बोट है जो कि आ रही है, ठीक है, कोई मान लीजिए ब्रिज हो गया बड़ा सा, पुल उल हो गया, कोई उसके ऊपर बैठा है, देख रहा है कि पहले 30 सेकेंड है, फिर 6 सेकेंड में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की, और इसके बाद फिर उसका एंगल आप डिप्रेशन चेंज होकर 60 डिग्री हो गया, और फिर इसके बाद आपको बताना होता है कि वो जो टाइम है वो कितना लगेगा ब्रिज के फुट तक पहुंचने में या ब्रिज के बेस तक पहुंचने में। तो सॉल्विंग का बिल्कुल यही तरीका होगा, क्वेश्चन बिल्कुल सेम होगा। यहाँ पे कार और टावर पे दे रखा है, कई सारी बुक में आप लोगों को हमारा जो है बोट और ब्रिज पर मिलता हुआ दिखाई देगा। डायग्राम सेम होगा, सिर्फ लैंग्वेज अलग होगी। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूँ ये वीडियो काफी लंबी खिंच रही है, लगभग 40-40 मिनट की खिंच गई है, तो इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे अपनी इस लेक्चर को खत्म करूंगा, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में फिर से अगेन मिलेंगे आप लोगों के सामने। और जो भी बचे हुए क्वेश्चन हैं हाइट एंड डिस्टेंस के, उनको भी करने की कोशिश करेंगे। और जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक सीरीज चल रही है हम लोगों के 10th क्लास CBSE बोर्ड RS अग्रवाल, उसको भी करने की हम लोग कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम लोग क्वेश्चन इजी कर सकते हैं। मेरे आप लोगों से बस वही एक सपोर्ट है कि आप बच्चों को बताएं कि मैथ्स वाकई डिफिकल्ट नहीं है, मैथ्स हमको पढ़ना किस तरह से है, कैसे पढ़ी जाती है, तब वो आसान लगती है। अगर आप मेरी बताई हुई चीजों को फॉलो करते हैं
तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके मैथ्स में एक अच्छा नॉलेज गेन कर पाए और अपने एग्जाम में एक फुल में फुल मार्क्स पा सके, क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आप जो है अपने एग्जाम में बिना किसी मार्क्स को कटे हुए फुल में फुल मार्क्स को गेन कर सकते हैं। इसी के साथ आप लोगों को थैंक यू। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।